को देखो, यानी कि 10 नंबर इंसर्ट करना है जो इक्वी डिस्टेंट पे हो नंबर लाइन पे, है ना, और 2/3 और 5/2 के बीच में हो, यही ना, ऐसे ही करना है। अभी मान लो एक नंबर लाइन है, यहाँ है 2/3, ये छोटा है ना और वो बड़ा है, तो यहाँ है 5/2, ठीक है। हमको इसके बीच में 10 नंबर को इस तरह से इंसर्ट करना है जो इक्वी डिस्टेंस पे हो, है ना। अच्छा, 10 नंबर इंसर्ट करेंगे तो कितने पार्ट में ये डिवाइड होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। इसी लेंथ को हमको 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना बेसिकली, ठीक है। अगर हम एक लेंथ निकाल लें, यानी कि ये लेंथ, और उसमें ऐड करते चले जाएं तो सारा निकल सकता है हमारा, है ना। तो पहला हमारा ये टारगेट है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है ये निकालना, है ना। यहाँ से यहाँ तक का कितना लेंथ होगा? 5/2 माइनस 2/3, हाँ 5/2 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15 माइनस 2 माइनस 4, 15 माइनस 4, 11/6, है ना। तो ये लेंथ हो गया 11/6। अब 11/6 को हमको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? 11 पार्ट में। तो इसको हम 11 से फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11/6/11, तो ये हो जाएगा 1/6। 10 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। अगर 9 पार्ट में डिवाइड किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंसर्ट करना है। 9 करेंगे तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया ना, 10 करना है तो 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, समझ आया। तो ये 1/6 क्या हो गया? ये कॉमन डिफरेंस हो गया ना। और फर्स्ट नंबर क्या हो गया? 2/3 हो गया, और उसमें 1/6 सब में ऐड करते चले जाएंगे और फिर फाइनली 5/2 आ जाएगा। जितना बीच में 10 नंबर आएगा वो 10 नंबर क्या होगा? हाँ, इक्वल, यानी कि अर्थमेटिक मीन कहलाएगा, है ना। 10 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2/3 एंड 5/2, समझ आया। इक्वी डिस्टेंट होने का मतलब ये। फिर यही चीज़ ज्योमेट्री में, लाइन में जब हम इक्वली इंटरसेक्शन निकालते हैं तो यही काम करते हैं, लाइन को इक्वली इंटरसेक्ट जब करवाते हैं तो इन ज्योमेट्री। समझ आया सबको? इसको कोई काउंट करना चाहता है, ये अगर फर्स्ट है, ये 10 हो गया, तो ये 12th नंबर होगा, है ना। इस एपी का ये 12th टर्म है। तो T12 जरा इस एपी का निकाल के देखो, तो T12 क्या हो जाएगा? A प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा ना। और ये क्या हो जाएगा? 6 LCM आएगा, और यहाँ 4 होगा और यहाँ 11 होगा, 15/6 आ गया, विच इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। समझ आया ना? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज़ बहुत मतलब पहले से ही हो रहा है। थियोरेटिकली नहीं कहा जाए, प्रैक्टिस में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं कि आर्यन के इंडिया इन्वेजन के पहले ही बेबीलोनिया और इजिप्ट में लोग किया करते थे। वो मैपिंग का जब इस्तेमाल करते थे तो वहाँ पे भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये कहते हैं कि लगभग 2100 BC में, यानी 21st सेंचुरी इधर चल रहा है, 21st सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में जाओ, BC पे जाओ, तो उतने साल पहले मतलब एंशियंट टाइम में ही, यानी कि लोग ज्योमेट्री के बेसिस पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल करने लगे थे, करते थे प्रैक्टिस में, लेकिन जानते नहीं थे थियोरेटिकली कि कैसे उसको अर्थमेटिकली उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन बाद में फिर मतलब रिसेंट टाइम में, मॉडर्न पीरियड में इस पर फिर काम हुआ। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई, इसका इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू कर दिया था। तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे जो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज की, जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी, फिर उसी को हमने एपी पे अप्लाई किया था। वो था पैटर्न ढूंढना, जनरलाइज करना, है ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? डिफरेंस सेम होता है ना, डिफरेंस सेम होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है रेशियो सेम होता है,
ठीक है, रेशियो सेम होता है। और ज्योमेट्री लेंथ को मेजर करने का सबसे अच्छा यूनिट उसका हाफ करना होता है। हाफ करने का मतलब है कि अगर मैं कहूँ ये कोई लेंथ है ना, तो इस अभी हम लोग क्या करते हैं, हम 10 के इक्वल डिवीजन पे चलते हैं ना। 10 डिवीजन आपको प्रिसाइज मेजर करना थोड़ा मुश्किल काम है। 10 हम बोले कि 1 मीटर लो और इसका 1/10 करके दिखाओ, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान है। या हम बोले 1/2 करके दिखाओ, या 1/4 करके दिखाओ, या 1/8 करके दिखाओ, ये ज़्यादा आसान है तुम्हारे लिए या ये ज़्यादा आसान है? तुम कहोगे दोनों ही टफ है, आसान कुछ भी नहीं है। लेकिन हम कहेंगे कि एक थ्रेड तुमको देते हैं, थ्रेड अगर कोई है तो, कोई थ्रेड नहीं है, यही मान लो थ्रेड है, ठीक है, हमने एक थ्रेड लिया, ठीक है, ये एक थ्रेड है हमारा। इस थ्रेड की लंबाई को हमको हाफ करना है, हमारे लिए ज़्यादा आसान है। मोड़ दिए, इस पार्ट को मोड़ दिए, और जहाँ पे इक्वली किया लेंथ वो हमारा हाफ होगा, है ना। फिर अगर 1/4 करना है तो इसको भी हाफ कर दो, ये 1/4 होगा। 1/8 करना है तो इसको भी हाफ कर दो, 1/16 करना है तो इसको भी हाफ कर दो, है ना। 1/32 पार्ट करना है तो इसको भी हाफ कर दो। ये काम आसान है, 1/10 करो मुश्किल है ना। फिर भी क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मेथड हमारे पास है, लेकिन ये हाफ करने वाला मेथड ना ज़्यादा इजी है ना। 1 हाफ करते चलो। और ये है क्या, देखो तो इसका रेशियो, इसका रेशियो, है ना। फिर 1/16 और इसका रेशियो, है ना, आसान है। मान लो हमने तुम्हें कहा कि एक 100 मीटर का या सेंटीमीटर का एक थ्रेड दिया और हाफ करते चलो, तो पहले 100 आएगा, फिर क्या होगा, फिर इसका हाफ होगा 50 होगा, फिर इसका हाफ होगा 25 होगा, फिर क्या होगा 13.5 होगा, एंड सो ऑन, है ना। तो हमने क्या देखा, हाँ सॉरी 12.5 होगा, हाँ। तो हमने क्या देखा कि ये हाफ होता जा रहा है, इसमें 2 से डिवाइड होता चला जा रहा है ना। तो इसका रेशियो जितना है, इसका रेशियो भी उतना है, इसका रेशियो भी उतना ही है। इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो कांस्टेंट है, और इसी का नाम हमने जीपी रखा। कई अलग अलग चीज़ जो रियल लाइफ में प्रैक्टिस होती थी उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे मतलब जुड़ा हुआ था। जो मैंने शुरू में कहा था कि नंबर सिस्टम और कुछ नहीं, रियल लाइफ का ही एक इमेज है ना, रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ भी उसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। तो जीपी का इस्तेमाल यानी कि कुल मिलाकर ये कि बहुत पहले से लोग कर रहे थे, है ना। उसको अर्थमेटिकली लोगों ने बहुत बाद में मॉडर्न टाइम में उसको डेवलप किया, और उसी को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको जीपी का अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो क्या होगा, द सीक्वेंस in which the ratio of two consecutive term in same manner is always is constant, is known as ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेम मैनर क्यों लिखे हैं, कोई हो सकता है नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का रेशियो निकाले और अगली बार प्रीवियस टर्म बाई नेक्स्ट टर्म कर दे, तो रेशियो बिल्कुल रेसिप्रोकल आएगा। तो इसलिए सेम मैनर में आपको करना है ना। पहला दूसरा का निकाले हैं तो तीसरा चौथा का, पांचवा छठा का, या चौथा पांचवा का, ऐसा निकालना है ना। ऐसा नहीं करें कि पहले वाला न्यूमरेटर में आगे वाला लिखें, डिनोमिनेटर में पीछे वाला लिखें, और अगले वाले रेशियो में हम उल्टा कर दें, है ना। वैसा नहीं होना चाहिए, यानी सेम मैनर में आपको रेशियो निकालना है। तो ये हो गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीपी कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। ये जीपी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें
जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीपी। जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा? तो अगर हम बोले फर्स्ट टर्म को ए ही मान लेते हैं, ए क्या है? फर्स्ट टर्म, और आर को दिखाते हैं कॉमन रेशियो बोलते हैं। वहाँ कॉमन डिफरेंस था ना, यहाँ होगा कॉमन रेशियो, ठीक है। तो आर कहलाता है कॉमन रेशियो। तो अगर फर्स्ट टर्म ए है तो अगला टर्म क्या आएगा? ए बाई आर। कॉमन रेशियो क्या होता है? नेक्स्ट टर्म इज टू प्रीवियस टर्म, या बाई कर बाई प्रीवियस टर्म, ठीक है। हमेशा नेक्स्ट बाई प्रीवियस करेंगे, उसको कॉमन रेशियो लिया गया है, ठीक है। कोई एक ही को लेना होगा। तो ये अगला क्या हो जाएगा? ए इंटू आर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रेशियो हमको आर होना चाहिए, है ना। फिर अगला क्या हो जाएगा? ए आर में आर से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। उसका अगला क्या होगा? ए आर में क्यूब एंड सो ऑन, है ना। तो जीपी का टर्म 1 क्या हो जाएगा? ए। टर्म 2 क्या हो जाएगा? ए इंटू आर का पावर 1, है ना, यहाँ आर का पावर 0। और टर्म 3 क्या हो जाएगा? ए आर का पावर 2। इसी तरह टर्म n क्या हो जाएगा? ए आर का पावर n-1, nth टर्म n-1 ना, क्योंकि 0 से शुरू कर रहे हैं ना। क्लियर है? नोट कर लो। ठीक है। जीपी में फर्स्ट टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता है। हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समझ आ रहा है अगर कोई भी 0 है तो उसमें आप मल्टीप्लाई कुछ भी करो वो बढ़ेगा ही नहीं, वो 0 0 0 ही होता रहेगा। यही होगा ना। एपी कभी भी फर्स्ट टर्म 0 नहीं हो सकता है। तो सवाल ये है, क्या कोई भी टर्म 0 हो सकता है? कोई भी टर्म पीछे भी जाए तो तुम सोचो, कभी भी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मेरा सवाल सुनो। एक इनफाइनाइट जीपी के बारे में सोचो, ठीक है, जिसका कॉमन रेशियो 1/2 है, ठीक, और पहला नंबर 1 है, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा? 1/4। अगला क्या हो जाएगा? 1/2 अगला क्या हो जाएगा? 1/2 4। अगला क्या हो जाएगा? एक टाइम आएगा 2 का पावर 100 हो जाएगा। एक टाइम आएगा 2 का पावर 1,00,000 हो जाएगा। इनफाइनाइट है। एक टाइम आएगा 2 का पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बाकी लोग को भी तो समझना है, ठीक है। तो एक टाइम आएगा जब 1/2 का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। और 1/2 का पावर इन्फिनिटी यानी कि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया। डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो गया कि उसके कंपैरिजन में न्यूमरेटर क्या है? कुछ नहीं कहलाएगा। तो उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0। ये इसको कहते हैं टर्मिनेशन, कि कहीं टर्मिनेट कर रहा है, लेकिन वो भी हम नहीं बोल सकते कहाँ। इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, है ना। तो बेसिकली वो तो अनडिफाइंड है ना। तो इस पे और बातचीत हम लोग जब सम वाला करेंगे ना पार्ट, उसमें आगे करेंगे, है ना। इसीलिए अभी बस इतना है काफ़ी बोलना कि फर्स्ट टर्म 0 कैन नेवर बी 0 ऑफ एन जीपी, ठीक है। या इसको दूसरे तरीके से बोले, फर्स्ट टर्म बोले, या कोई फाइनाइट टर्म, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म की जब भी बात करेंगे तो एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी 0 ऑफ अ जीपी, ठीक है। ये समझ आ गया? तो लिख भी सकते हैं लोग, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 9 3 और 1, तो इसका 19th टर्म क्या होगा? a = 9 है, a = 9 है, और r = 1/3 है ना।
तो T19 इज इक्वल टू A इंटू आर का पावर 18, यही हो जाएगा, है ना। और 18 है यहाँ 2 है, यानी कि 1/3 का पावर 16, यही आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सम 90 है, ठीक है। फाइंड कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू वॉट, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया। A इज इक्वल टू 1 है, R इज इक्वल टू T3 क्या हो जाएगा, A इंटू आर का पावर, सिमरन T5 कितना हो जाएगा, R का पावर 5 होगा, 4 होगा, इज इक्वल टू 90, ये दिया हुआ है। तो एक इज इक्वल टू 1 है, तो आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 इज इक्वल टू 90। यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गया। आर स्क्वायर को अगर टी बोलो तो यहाँ आ गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देना, आ जाएगा जो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। आगे माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स बाई बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स बाई सी माइनस डी एक्स है। ठीक है, देन प्रूव दैट ए बी सी डी आर इन जी पी, ये प्रूव करना है। सी डी जी पी में है तो प्रूव करना है बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, यही प्रूव करना है ना रेशियो। और तीनों अगर इक्वल है तो इसको सम कांस्टेंट के मान लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू के। ऐसे ही मान रहे, मेरी मर्जी। कम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा करके दोनों कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये मान ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही बोल रही है। लास्ट में हमको वही करना पड़ेगा, b प्लस सी एक्स बाई बी माइनस सी एक्स, बात वही के का। हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ठीक है, कंपोनेंटो डिविडेंडो याद है सबको, सबको याद है। कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं याद है, डिराइव करना होगा या बस बता देंगे तो याद आ जाएगा। जैसे a बाई बी है इज इक्वल टू मान लो x बाई वाई है, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो कहता है a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। ये ऑपरेशन बोथ साइड करें तो सेम आ जाता है। कैसे पता है, देखो एक बार 1 से ऐड करो तो a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई वाई आ जाएगा। बोथ साइड 1 ऐड करेंगे तो, और बोथ साइड 1 माइनस करेंगे तो a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई वाई आ जाएगा। और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो b b कट जाएगा, y y कट जाएगा, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक क्लियर है ना सबको, हर चीज़ का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर करके देखो तो सेम चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। ये रिवर्स ऑफ कंपोनेंटो डिविडेंडो है ना, ये रिवर्स ऑफ कंपोनेंटो डिविडेंडो, यानी कि यहाँ पर a बाई बी एक्स है और यहाँ पे क्या है b बाई सी एक्स है। x से x कट गया, a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी, और सिमिलरली b बाई सी इज इक्वल टू c बाई नहीं d बाई सी, हाँ c बाई डी आएगा क्योंकि यहाँ a बाई बी आया है ना, उल्टा आया है। ठीक है, और रिवर्स करो तो b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी। प्रूव्ड ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी, यानी कि जीपी हमारे पास क्या है, मान लेते हैं एसएन है, सम है एन टर्म्स का। तो पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस nth टर्म ए आर का पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका सम अब जैसे गॉस ने एक प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टी क्या था, एपी का फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड प्लस सेकेंड लास्ट, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट एंड सो ऑन। जीपी में यही चीज़ प्रोडक्ट के साथ हो रहा है।
देखो फर्स्ट टर्म इनटू आखिरी टर्म क्या आएगा, ए स्क्वायर आर का पावर एन माइनस वन। यहाँ क्या होगा, ए आर का पावर एन माइनस टू, और यहाँ होगा ए आर, तो एन माइनस वन हो जाएगा, एक बढ़ेगा और ए स्क्वायर ही आ जाएगा, है ना। फिर ए आर स्क्वायर होगा और इसके पहले एन माइनस थ्री होगा, तो वो फिर ए आर का पावर एन माइनस वन बना देगा। समझ आ रहा है? ठीक है, ए स्क्वायर आर का पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अगर हम कहें r इंटू एस एन लिखा जाए तो क्या हो सकता है, तो यहाँ आ जाएगा ए आर, यहाँ आ जाएगा ए आर स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ए आर क्यू, और यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा, ए आर का पावर एन। सब में r का पावर वन ऐड हो गया है ना, अगर एन आर इंटू एस एन किए तो। ठीक, अब इसको ना माइनस कर देते हैं पहले वाले इक्वेशन से, तो क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा एस एन माइनस आर इंटू एस एन, और इधर हो जाएगा ए आर से ए आर कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, एंड होते होते ये वाला कट जाएगा इस तरीके से। तो बचेगा कौन, ए और लास्ट टर्म माइनस ए आर का पावर एन, ये बचेगा। ठीक, इस इक्वेशन को सिमरन समझ आ रहा है ना, इस इक्वेशन को एस एन कॉमन निकाल लो तो यहाँ वन माइनस आर बचेगा, और यहाँ पर a कॉमन निकाल लो तो वन माइनस आर टू द पावर n बचेगा। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n बाई वन माइनस आर। और कहीं कहीं ऊपर में माइनस बाहर निकाल लो, नीचे में बाहर निकाल लो, तो क्या रिवर्स हो जाता है ना, तो कहीं कहीं ऐसा भी रिलेशन लिखा हुआ होता है a इंटू आर का पावर n माइनस वन बाई माइनस माइनस तो कट जाएगा आर माइनस वन। ठीक है, ये है सम ऑफ, कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यही बनेगा। राइट, क्वेश्चन लेते हैं कुछ ऐसा, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस अप टू n टर्म्स कर दो। चलो इसको सॉल्व करना है, इसका सम निकालना है। ये जीपी तो नहीं दिख रहा है ना, जीपी तो दिख नहीं रहा है, जीपी में क्योंकि कॉमन रेशियो होना चाहिए। क्या यहाँ कॉमन रेशियो है कुछ, तो ये जीपी नहीं है। लेकिन इस तरह का जब भी सम आएगा तो जीपी का इस्तेमाल करके ही बनेगा, है ना। इसको हमें मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सोचना होगा, वो कई अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन दे सकता है। जो शुरुआत में आपको जीपी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं ना, तो वो जीपी बन जाता है ना। तो कैसे, ये देखो, सारे इसको एसएन बोल देते हैं, एसएन में से 5 सब में से कॉमन निकल रहा है, पहला चीज़ तो यही दिख रहा है, तो 5 कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस n टर्म्स, n टर्म्स में कितना आएगा, n टर्म्स लिख देते हैं, n बार 1 1 1 1 लिखाएगा। 9 से डिवाइड करो तो क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 9 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या आएगा, 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 आएगा प्लस n टर्म्स। ठीक है, हाँ अब आ जाएगा, वही 9 के टर्म्स में लिखना ज़्यादा आसान होता है। वो अगर वैसे करेंगे तो फिर बनेगा, फिर आप नहीं लिख पाएंगे, मतलब आपको दोबारा ही करना पड़ जाएगा। तो ये हो गया 5/9, और ये हो गया 10 - 1, ये हो गया 100 - 1, और ये हो गया 1000 - 1। देखो अब जीपी आ रहा है, लास्ट में क्या आएगा, 10 का पावर, पहले 1 से शुरू हुआ है तो 10 का पावर n तक जाएगा। ठीक है, nth टर्म यही हो जाएगा। अब फ़ायदा क्या हुआ कि 5/9, 10 100 1000 सबको अलग कर लो, तो यहाँ -1 -1 कितना बार आएगा, n बार आएगा, तो -n अलग हो जाएगा, और इधर जीपी मिलेगा 10 + 100 + 1000 + 10 का पावर n -n, यही आएगा ना। ठीक है, और फिर फर्दर 5/9 हो गया, तो 10 100, ये तो आप जीपी आ गया,
जीपी का सम यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस, या उल्टा लिखो यहाँ पर बड़ा है ना, 10 का पावर r का पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, 10 माइनस 1 9 आ जाएगा, माइनस n, यही आंसर हो जाएगा। इसको फर्दर अगर सॉल्व करना चाहते हैं n कोई पर्टिकुलर दिया तो, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये जीपी का यूज़ करके सॉल्व हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस का ध्यान रखना, जीपी का को सॉल्व करके ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 0.5, 0.55, 0.555 अप टू n टर्म्स है, यानी कि अब 0.0.0 ऐसा है। अब कैसे करेंगे, तो फिर हम लोग अभी भी ये जीपी में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर से 5 बाहर निकाल लेंगे। SN = 5 बाहर निकला, अंदर क्या बचा 0.1, 0.11, 0.111 ऐसा बचेगा अप टू n टर्म्स, ठीक है। इसके आगे क्या करना होगा यहाँ पर, अब सोचो। अभी भी अगर 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 एंड सो ऑन, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर 9 होता तो 10 माइनस 1 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर 0.9 है, इसको क्या लिखेंगे 5/9, यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस 0.1, फिर 1 माइनस 0.01, यहाँ हो जाएगा प्लस 1 माइनस 0.01, और फिर हो जाएगा 1 माइनस 0.001, ऐसा ही होगा ना, एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो 5/9, अब देखो 1 1 1, ये सारा n1 तो बाहर आ गया, माइनस सबसे बाहर निकले, n तो बाहर आ गया, माइनस 0.1 को 1/10 लिख दें, या 0 पॉइंट में ही रहने दो। तो ये क्या है 10 का पावर -1, ये है 10 का पावर -1, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 10 का पावर -2, फिर हो जाएगा 10 का पावर -3, अप टू 10 का पावर कहाँ तक, पहले वाले में -1 है तो -n तक जाएगा ना, आखिरी वाले में n टर्म से, तो ठीक है। और इसके बाद क्या होगा 5/9 n माइनस, ये फिर से जीपी बन गया है ना। देखो इस बार रेशियो कितना है 0.1 या 10 का पावर -1 है ना। तो a यानी कि फर्स्ट टर्म a इंटू 1 माइनस r का पावर n, 10 का पावर -n बाई 1 माइनस r, 1 माइनस 0.1, 0.9, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। n पर्टिकुलर होगा तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करो, 11 प्लस 103 प्लस 1005 प्लस अप टू n टर्म्स। ध्यान से देखने में पता चलता है ये असल में AP का सम और GP का सम है ना। इसको देखो तो ये 10 + 1 है ना, और ये 100 + 3 है, ये 1000 + 5 है, एंड n टर्म्स यानी 10 का पावर n तक जाएगा। इसके अलावा 1 + 3 + 5 ऑड नंबर आ जाएगा ना, +1 + 3 + 5 अप टू कितना 2n + 1 टर्म -1 टर्म है ना, यही होगा ना क्या, अप टू n टर्म्स, मतलब हम नंबर लिख रहे थे अप टू n टर्म्स, तो nth टर्म क्या होगा वो हम लिख रहे थे, ठीक है। तो इसका सम तो GP का सम है और इसका सम AP का सम है ना, तो ऐसा भी हो सकता। 5th सेंचुरी BC में जेनो एक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर थे, जेनो नाम के, है ना। 5th सेंचुरी में BC में जेनो, हाँ जेनो पैराडॉक्स के नाम से इसको जानते हैं, जेनो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, यानी कि जो आपको सच नज़र आता है जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है ना।
कुछ इस तरह का चीज़। तो जेनो पैराडॉक्स के नाम से, जेनो एक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर थे। उन्होंने मैथमेटिक्स के मतलब बेसिक लॉजिक से चले, पैराडॉक्स का मतलब होता है कि बेसिक लॉजिक से आप चले और किसी कंक्लूजन पे पहुँचे, लेकिन जो जिस लॉजिक का इस्तेमाल करके एकदम कंक्लूजन पे पहुँचे, जो आपको लग रहा है कि यही होगा, असल में वो नहीं होता हुआ दिखता है। जब आप रियलिटी में आते हैं तो आपको कुछ और ही उसका अपोजिट नज़र आता है ना। तो उसी को पैराडॉक्स कहते हैं। जिन्होंने मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे सिचुएशंस मतलब बताए जो पैराडॉक्स, जेनो पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। उनका जो पहला पैराडॉक्स था वो जीपी से रिलेटेड था, ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीरीज से। अब ये क्या था, फेमस टर्टल और रैबिट वाला जो रेस है, उससे ये चीज़ें जो पढ़ा है वो समझ सकता है, पिछले साल जो पढ़ा था, ठीक है। तो पुष्पम अच्छे से पढ़ी है, उसको डिटेल में पढ़ाए थे, ठीक है। इन लोग को, हाँ, इन लोग को डिटेल में नहीं बताए थे, चलते चलते। अच्छा, साक्षी भी थी, हाँ, ठीक है। तो टर्टल और रैबिट वाला जो फेमस कहानी है, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि टर्टल मतलब जीत जाता है, क्या होता है। इसमें मतलब ये है कि फिर से रैबिट एक बार चैलेंज करता है टर्टल को कि ठीक है, हम तुमको हरा देंगे। वो अपने जो इतिहास का जो धब्बा है उसको मिटाना चाहता है। तो जोश में आकर के बोलता है कि तुम कितना भी फास्ट दौड़ते हो, तुमसे हम 10 टाइम्स तो ज़्यादा ही दौड़ते हैं, है ना। तो तुमसे 10, यानी कि जो खरगोश है वो 10 गुना ज़्यादा स्पीड से दौड़ता है किससे, टर्टल से। अब ये है सिचुएशन, ये है कि ये कहता है कि ठीक है तुम रेस करो, लेकिन हम ना तुमसे 100 मीटर पीछे से रेस करना शुरू करेंगे, फिर भी तुमको हरा देंगे। तो जो टर्टल होता है उसमें मैथमेटिशियन होता है जो जीपी पढ़ा हुआ होता है, वो बोलता है कि पहले तुम लॉजिक में हमको बता दो कि कैसे तुम हमको हराओगे, फिर हम तुम्हारे साथ रेस करने के लिए तैयार हैं। तो पब्लिकली क्या होता है कि वो तर्क गढ़ा जाता है, मतलब एक डिबेट शुरू होता है और ओपन डिबेट शुरू होता है, जो मतलब हरा दे। अगर ये था कि डिबेट में ये बता दे कि मैं जीत जाऊंगा, कैलकुलेशन करके दिखा दे और इसको साबित टर्टल लोग कर दे कि आप हार जाओगे, तो रेस नहीं होगा। अब होता ये है कि ये लोग रेस करना शुरू करते हैं, मतलब डिबेट करना शुरू करते हैं। और क्या था डिबेट का मसला, कैसे टर्टल फिर से जीत जाता है, उसमें ये है, पैराडॉक्स में है, ये है कि एक इनिशियल पॉइंट है, टर्टल इससे 100 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा, यहाँ से टर्टल दौड़ना शुरू करेगा, और 100 मीटर पीछे से रैबिट दौड़ना शुरू करेगा, है ना। रैबिट का जो स्पीड है टर्टल के स्पीड का 10 टाइम्स है। तो मान लेते हैं इसका स्पीड अगर v है तो इसका स्पीड मान लो कितना ले लें, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और इसका 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक टाइम आएगा जब रैबिट इसको पीछे छोड़ देगा, यही होता है ना, एक स्पीड चल रही है गाड़ी, एक स्लो चल रही है, ये इसको ओवरकम करके आगे चल जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे पैराडॉक्स क्या है कि अगर हम कहें टर्टल 1 सेकेंड में 10 मीटर आगे चला होगा, है ना, तो रैबिट उस 1 सेकेंड में यहाँ पहुँच गया होगा, राइट, 100 मीटर पार कर गया होगा। तो रैबिट यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा। रैबिट जब इस 100 मीटर से 110 मीटर और चला होगा, तब तक टर्टल क्या वहीं रहा होगा, टर्टल कुछ आगे गया होगा, कितना गया होगा, 10 नहीं, ये 1/10 यहाँ है ना, तो 10/10 1 मीटर चला होगा, है ना। तो ये 1 मीटर आगे पहुँच गया होगा यहाँ पे, ठीक। अब ये अभी तो ये रैबिट क्या है, पीछे है। अब हम कहें कि रैबिट जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो टर्टल फिर 0.1 मीटर आगे चला गया। रैबिट जब यहाँ पहुँचा तो टर्टल 0.01 मीटर और आगे चला गया। जब यहाँ पहुँचा रैबिट तो फिर ये 0.001 मीटर आगे चला गया, एंड सो ऑन। मतलब लॉजिक ये है कि जब भी रैबिट टर्टल के पोजीशन के पास पहुँचेगा तब तक टर्टल उससे थोड़ा आगे निकल चुका होगा, जब भी पहुँचेगा उससे आगे निकल चुका हो, क्योंकि आगे से ही शुरू किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से टर्टल ने प्रूव कर दिया कि देखो भाई, तुम हमेशा मेरे पीछे रहोगे। हाँ,
तू हमेशा मेरे पीछे रहोगे, क्योंकि उसने जेनो पैराडॉक्स को पढ़ा था, है ना। टर्टल ने जेनो पैराडॉक्स को पढ़ा था और वही जीतता आया, इसीलिए हिस्ट्री से में अभी तक कहा जाता है कि टर्टल की जीत हुई, है ना। तो बेसिकली क्या था ना, इस लॉजिक से चलें तो बात तो सही है, फिर क्या क्या होता है, कहाँ पे चीज़ें गड़बड़ होती हैं। तो रैबिट ने या तो जेनो पैराडॉक्स को नहीं पढ़ा था, और पढ़ा था तो जीपी को नहीं पढ़ा था, सम ऑफ जीपी को नहीं पढ़ा था, यही बात हो सकती है ना। आप लोग भी सम ऑफ जीपी को आज जान रहे हैं, पढ़ लेंगे। ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, है ना। पैराडॉक्स कहाँ पे चीज़ें छुप रही है, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है मामला, वो ये है कि लोग ये सोचते हैं इनफाइनाइट टर्म का अगर सम है तो वो तो इनफाइनाइट होगा, बड़ा होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, है ना। यहाँ पर ये एजम्पशन मान के चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट टर्म का सम एक फाइनाइट नंबर हो सकता है, जो कि रैबिट नहीं पढ़ा था, और रैबिट इस बात को नहीं जाना, तो टर्टल की जीत हो गई। अब ये क्या है कि अगर हम बोलें कि इनफाइनाइट टर्म्स को जोड़ रहे हैं, उसका वैल्यू एक फाइनाइट कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना, तो वो फाइनाइट वैल्यू कैसे दे रहा है। ठीक उसी तरीके से एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, आप लोग लिमिट पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे, लेकिन ठीक उसी तरीके से दे रहा है जैसे हम लोग यूलर कांस्टेंट ई का एक फाइनाइट वैल्यू बताए थे। एक इरेशनल नंबर है और एक फाइनाइट वैल्यू है। इरेशनल नंबर क्या था, 1 + x का पावर 1/x, वेयर x टेंड्स टू 0, x बहुत छोटा था, है ना, x इज वेरी क्लोज टू 0, बहुत बहुत छोटा था, और इसका वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आ रहा था जिसको हमने ई नाम दिया था, याद है सबको, यूलर नंबर, यूलर कांस्टेंट, याद है ना। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है ना, इसका एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा हम लोग लिमिट चैप्टर में देखेंगे, लेकिन ये कंसेप्शन अपने आप में पहले इसको ठीक करने की ज़रूरत है कि इनफाइनाइट टर्म का सम हमेशा 0 नहीं होता है। क्लियर है। अब ये कब 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई ऐसे कहे कि मान लो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ये तो हमेशा बढ़ेगा, और इनफाइनाइट टर्म ले लेंगे तो आखिरी टर्म ही इनफाइनाइट हो जाएगा, तो सम करेंगे तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही देने वाला है। तो ये कब इनफाइनाइट नहीं होगा, अब इसके बारे में सोचो। इसी एग्जाम्पल में अगर सबको ऐड करना है, अगर हम रैबिट के ऑल डिस्टेंस को ऐड करें तो क्या क्या ऐड होगा, पहले 100, फिर 10, फिर 1, फिर 0.1, फिर 0.01। अब ये बताओ 100 + 10, 110 + 1, 112। अब देखो 112 के बाद 0.1 में 0.01 11, हाँ ठीक है 111, 0.01 में 0.01 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.11, उसमें फिर 0.001 ऐड करेंगे, 0.001 ऐड करेंगे तो 0.111 मिलेगा, फिर उसमें 0.0001 ऐड करेंगे तो इतना मिलेगा, फिर एक जीरो और बढ़ा के करेंगे तो इतना मिलेगा। ये कभी भी 1 नहीं होने जा रहा है, 0.11111 बनेगा, 0. हम ये नहीं कह सकते कि ये कभी 2 बनेगा, हमेशा इससे छोटा ही रहेगा, यानी कि फ्रैक्शन में ही रहेगा। अगर इसके बाद का सारा नंबर फ्रैक्शन में है ना, तो ये 111 प्लस सम फ्रैक्शन आएगा, 112 से ऑलवेज छोटा ही होगा। ये बात रैबिट नहीं सोचा था कि आप कितना इनफाइनाइट तक चलेंगे ना, 112 के बाद हम आपको पार कर जाएंगे। बात ये 112 के पहले तक आप ये लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो आप जिसको इनफाइनाइट कह रहे हैं ना, दैट इज टर्मिनेटिंग पॉइंट, और वो टर्मिनेटिंग पॉइंट इज लेस देन 112, ये कहा जा सकता है। समझ आया ज़ेनो पैराडॉक्स का सॉल्यूशन, मतलब कहाँ पे ये गड़बड़ था। तो इसीलिए रैबिट अगर पढ़ा लिखा नहीं है ठीक से तो गड़बड़ हो जाएगा, हारेगा। ज़ेनो पैराडॉक्स से बाहर निकलते हैं। अब इसको मैथमेटिकली कैसे किया जाए, हमारे पास ज्योमेट्रिक जीपी के सम का क्या फॉर्मूला है, SN = सिमरन बताओ। हाँ सम ऑफ जीपी का, हाँ अभी भूल गए, अभी तुरंत बताए थे,
डिराइव करवाए थे। हाँ, ये हमारे पास सम का फॉर्मूला है। n क्या हो गया अगर इनफाइनाइट टर्म है तो? n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, लेकिन ये सिर्फ उसी केस में फाइनाइट वैल्यू देगा जहां r का वैल्यू लेस देन 1 होगा। 10, 0, 1/10, 1/100, 1/1000, 0 पॉइंट डेसिमल में होगा तभी तो फाइनाइट होगा। अगर वो बढ़ रहा होगा, अगर वो इंक्रीजिंग होगा, तब तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि इनफाइनाइट सम तभी कर सकते हैं जीपी का जब r का वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ होगा, यानी फ्रैक्शन में होगा। समझ आया? अब हम कहें n टेंस टू इन्फिनिटी और r का वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r टू द पावर इन्फिनिटी बाई 1 माइनस r, ये लिख सकते हैं सम को। अब ये बोलो, ये फ्रैक्शन में है, मान लेते हैं कि ये 1/10 है, यही वाला एग्जांपल रैबिट वाला 1/10 है, इसका पावर इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/10 का पावर इन्फिनिटी, और इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 देने वाला है ना, तो ये टर्म ही हमारा खत्म हो जाएगा। इसी वजह से देखो टर्मिनेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रहा है विच इज इक्वल टू a/1 माइनस r, और ये है Sn के वैल्यू का फॉर्मूला, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। क्लियर है? हाँ, मतलब इनफाइनाइट जीपी का टर्म करना है, और r अगर फ्रैक्शन में है तो सीधे a/1 माइनस r, इसी का यूज करेंगे। ठीक है, अब वो टर्टल वाला एग्जाम्पल देखते हैं। रैबिट कितना डिस्टेंस चलेगा ताकि उसको टर्मिनेट कर जाए, उसके बाद रैबिट आगे निकल जाएगा। तो a का वैल्यू क्या था? 100 था, बाई 1 माइनस 1/10, 0.1, विच इज इक्वल टू 100 बाई 0.9, और 1000/9 कितना आ जाएगा? 100 पॉइंट समथिंग ना, कितना 100 आएगा? नहीं, ज़्यादा आएगा। हाँ, 100 कितना आएगा? हाँ, पॉइंट अब करो ना, 9 1 जा 9, 1 0, 9 1 जा 9, 1 0, 9 1 जा 9, पॉइंट 11, 1 रेकरिंग है ना, यानी कि इसके बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा, उसके बाद वो आगे निकल जाएगा, बात खत्म, यहीं पर थी।